हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई थिंक सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और दुआ करती हूँ सभी अच्छे ही होने चाहिए क्योंकि अभी हमारे कंट्री में सभी को पता है कि कोरोना चल रहा है। बट स्टे होम एंड स्टे सेफ। आप लोग घर में रहिए और जितने ज़रूरी आपके काम हो सिर्फ उन्हीं के लिए बाहर जाइए घर से। उससे ज़्यादा फालतू घूमने फिरने के लिए अभी घर से बाहर मत जाइए क्योंकि आप सभी को पता है कि जो तीसरी लहर है कोरोना की वो ऑलरेडी फिर से फैल रही है धीरे धीरे और लोगों में फिर से कोरोना का भय भी जाग रहा है। मतलब एक कह सकते हैं कि दोबारा से एक लहर आ रही है ऐसी जिसमें काफ़ी सारे लोग एक साथ कोरोना से पॉजिटिव हो रहे हैं और संक्रमित हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी जितने आपके ज़रूरी काम हो सिर्फ उन्हीं के लिए घर से बाहर निकलिए और बाद बाकी अपने घर में रहिए एंड सेफ रहिए बस। क्योंकि आप लोग अगर सेफ रहेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा क्योंकि युवा जो है वो इस देश की शान है और युवा से ही कोई भी कंट्री जो है जो यूथ होता है यूथ जनरेशन होती है वही उस कंट्री को ग्रोथ देती है और वही सबसे ज़्यादा उसको जो कह सकते हैं डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी होती है वो यूथ की होती है। बट हाँ, अभी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं हमारे लिए। कह सकते हैं कि लोग बेरोजगार हैं और लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जॉबलेस हो गए हैं। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं बट रीज़न इज़ दैट कि जितना हो सके हम अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। बट हो सकता है मे बी पॉसिबल होगा तो धीरे धीरे चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। ये 2020 भी पूरा हमारा कोरोना में चला गया और 2021 भी जा रहा है। तो लोगों को कहीं ना कहीं होप जो है वो ख़त्म हो चुकी है कुछ लोगों में क्योंकि हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो एक लेबर होती है वो डिपेंडेंट होती है पूरा अपना सिर्फ लेबर वर्क पे। वो उसको डेली का एक काम चाहिए होता है कहीं ना कहीं। वो अपना डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हर जगह देख रही हूँ, मेरे आसपास भी मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देख रही हूँ। एटलीस्ट मैं भी नहीं कह सकती कि मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ बट इतना है कि हमारा ये है कि मेंटेनेंस चल रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही है अभी। ये चीज़ है कि मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी बिलोंग करती हूँ और मिडिल क्लास फैमिली में लोग मेंटेनेंस तो अपना कर ही लेते हैं चाहे वो कैसे भी करें स्ट्रगल करके। बट जो लो क्लास फैमिली में आते हैं बिल्कुल लोग जिनके पास रोज़गार नहीं होता, जिनके पास शिक्षा नहीं होती, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, कुछ ऐसे एरिए हैं जहाँ पे किसी चीज़ की सुविधा नहीं है और वो लोग लेबर जो है वो डिपेंड पूरी तरह से शहरों पर रहती है। वो शहरों में जाते हैं और वहाँ से मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करते हैं, कैसे भी अपने घरों का पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। तो वो चीज़ अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एनीवे जो भी है तो आज मैं आप लोगों के साथ में जो शेयर करने जा रही हूँ थोड़ा सा ये हमारा जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है कि लाइफ में हम पैसा तो सभी कमाना चाहते हैं बट उसके लिए हम मेहनत नहीं करना चाहते बिना मेहनत के। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है कि जब तक हम खुद से कोई चीज़ के लिए एफर्ट नहीं लगाते, जब तक हम कुछ खुद से नहीं ट्राई करते, हम लाइफ में ये नहीं जब तक हम पूरी तरह से ये नहीं डिसाइड कर लेते कि हमें करना क्या है, तब तक हम क्या होता है कि हमारा जो गोल है वो सेट नहीं होता। तो गोल अगर सेट नहीं होता तो हम कभी इधर कभी उधर, तो उसको बोलते हैं ना थाली का बैंगन कभी इधर लुढ़कता रहता है कभी उधर तो उसका कोई मतलब नहीं है लाइफ में। हमारे ना लाइफ में ना कोई एक मतलब होना चाहिए कि हमें इस चीज़ के लिए काम करना है और ये काम को करना है और उसी पे पूरा पूरा हमारा फोकस होना चाहिए। जैसे कि सपोज़ मेरा जो पूरा का पूरा अब मेरा जो फोकस है वो इस चीज़ पे है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है अपनी वैल्यू लोगों में अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। मीन्स लोगों के साथ में अपने आप को जोड़ना है, आप लोगों से कनेक्ट होना है।
और मेरी जो पहचान है वो आप लोगों के बीच बनाना चाहती हूँ मैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहचान बनाना ही सबसे बड़ा मेरा मोटो है, चाहे मैं वो कहीं से बिज़नेस करके करूँ या फिर मैं यहाँ से कुछ आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी देके, या फिर मैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट से ट्रेड करके, या फिर कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, ऑनलाइन सोर्स अर्निंग का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो नहीं, उससे कोई वो मैटर नहीं है। बस मेरा सबसे बड़ा जो गोल है वो ये है कि लोगों के बीच में मुझे जो है पॉपुलैरिटी भी पानी है, प्रसिद्धि पानी है। क्योंकि हर इंसान अगर जीवन में कुछ करता है और जिन लाइफ में अपनी करता है कुछ बड़ा, तो वो पॉपुलैरिटी के लिए करता है। कुछ लोग पैसे के लिए करते हैं, ठीक है, मीन्स सिर्फ उनको पॉपुलैरिटी से कोई मतलब नहीं होता, वो 2 नंबर का काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। बट मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे अपना जो है मेहनत से अर्निंग करनी है और प्लस में लोगों के बीच में प्यार से, मुझे लोग प्यार से पसंद करें, नफ़रत से नहीं, बस इतना चाहती हूँ मैं। तो आप लोगों का प्यार चाहिए। और अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। और थोड़ा सा हमारे साथ आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं आप लोगों के बीच इसी तरह बनी रहूँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के बीच इसी तरह आती रहूँ तो आप लोग मुझे थोड़ा सा अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। मैं ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ, थोड़ा सा प्यार दीजिएगा, सिर्फ एक लाइक, जो आप एक लाइक सिर्फ अपना एक फिंगर को टच करके दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मैंने जो मेरी जो दिए गए जो नॉलेज है या फिर मैंने जो आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहा वो आपको समझ में आया या नहीं आया, या मैं आपको समझा पाई या नहीं समझा पाई। और आप लोग बेल आइकन को अगर प्रेस कर देंगे तो मेरा वीडियो, कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले व्यूअर बन सकते हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना कर देंगे आप तो मेरे लिए बस इतना ही आपका प्यार बहुत है। तो फ्रेंड्स अब चलिए आप अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक ये है कि लोग जो है लाइफ में पैसा बहुत कमाना चाहते हैं, बहुत प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े बंगले खरीदना चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कारें खरीदना चाहते हैं, वो लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। बट आपको पता है कुछ लोग सिर्फ सपनों में लग्जरी लाइफ जीते हैं, मीन्स वो सिर्फ उनके ड्रीम्स में आते हैं और वो उसको फुलफिल करने की कभी कोई कोशिश नहीं करते, बिकॉज वो लोग ना बहुत ज़्यादा लेजीनेस होते हैं उनकी बॉडी, और उनके अंदर ना बहुत ज़्यादा लेजीपन होता है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कोई अपने दिल पे मत लीजिएगा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं लेज़ी नहीं हूँ, मे भी हो सकता है कुछ जगह पे मैं भी लेज़ी होंगी। बट क्या होता है कि हमें ना, मतलब अगर कोई कार्य करना है, कोई काम करना है तो उसका एक गोल सेट होना चाहिए, तो हमें करना है तो करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में पर ले होएगी भौरी करेगा कब, ये तो सुना होगा आप सभी ने। इसका मतलब यही है कि मतलब हम क्या करते हैं, हर काम को कल पे टालते रहते हैं, पर कल तो कभी आता नहीं है। आपने देखा है क्या कभी कल आता है? मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि जब वो कल आता है तो वो आज बन जाता है, और कल जो है वो कभी नहीं आता। सिर्फ वो कल जो है वो शब्दों में है, किताबों में है, बोलने के लिए है, लोगों की जुबान पे होता है, बट रियलिटी में वो कल नहीं होता। अगर वो कल होता तो हम सब भी उसे देख सकते, अगर वो कल होता तो हम सब भी उसे देख सकते, लेकिन वो कल है ही नहीं तो देखेंगे किसे? सिर्फ हम फील करते हैं, सिर्फ हम उसे फील करते हैं कि कल ऐसा होगा, कल हम ये करेंगे, कल हम वो करेंगे। वो बात ठीक है, लाइफ की कुछ चीज़ें हमें, कुछ मेंटेनेंस होते हैं, कुछ सेटलमेंट होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम प्लानिंग करके रखते हैं डे बाय डे, आज मुझे ये करना है, कल मुझे वो करना है, परसों ये करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम डेट वाइज फिक्स कर देते हैं, वो बात अलग है। बट क्या होता है ना, हम कई बार ऐसे स्टडी, किसी स्टूडेंट को ले लीजिए, सपोज उसको टीचर ने ना कोई वर्क दिया, कोई प्रोजेक्ट दिया है और उसके लिए ना 10 डेज का टाइम दिया है,
तो उसको 10 डेज का अगर उसने टाइम दिया टीचर ने, तो वो क्या करता है, सपोज उसको 10 डेज, जैसे कल उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है और उसके पास 10 दिन पड़े हुए हैं, पर वो क्या करेगा, वो कल से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अरे यार अभी तो 10 दिन पड़े हुए हैं, अभी क्यों करूँ मैं, अरे कल कर लूँगा। फिर जब वो कल आता है तो क्या करता है वो, अरे यार अभी तो 9 दिन और बचे हैं मेरे पास, मैं क्यों करूँगा, अरे कल कर लूँगा। तो ऐसे कल कल करके वो जो प्रोजेक्ट वाला दिन आया होता है ना, वो आ जाता है। और जब वो क्लासरूम में जाता है ना, तो जब टीचर ये पूछती है ना, प्रोजेक्ट किस किस ने तैयार किया है, तो जो करके लाते हैं उनके हाथ तो ऐसे होते हैं, और जो नहीं करके लाते हैं वो ऐसे होते हैं। तो ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि उन्होंने आज का काम कल पे डाला, और कल तो उनका कभी आया ही नहीं, वो उन्होंने कहीं ना कहीं लेजीनेस दिखाई। तो इसी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। तो कल पे हम बहुत सारे कामों को टालते रहते हैं। अब आप ले लीजिए, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें नई आती हैं, नई मार्केट में चीज़ें आती हैं, तो हम क्या करते हैं ना, हर नई चीज़ का मार्केट में आते ही ना विरोध होता है। कोई भी चीज़ मार्केट में जब पहले दिन आती है ना, तो उसको ना 99.9% लोग ना रिजेक्शन देते हैं, कोई सजेशन और सिलेक्शन नहीं देता। पता है क्या लोग, मैं एग्जांपल के लिए आपको बताती हूँ, जब मैं 2016 में जियो का फ़ोन आया था मार्केट में, और जियो के फ़ोन के साथ में ना जियो की सिम फ्री मिल रही थी 4G मार्केट में, तब जियो लेके आया था। 2016 की बात है, मुझे याद है। और मैंने ना उस टाइम पे जियो का फ़ोन, तब मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, और मेरी सिस्टर ने और मैंने पैसे मिला के ना फर्स्ट टाइम ना वो फ़ोन ख़रीदा था स्मार्टफोन, तो जियो का फ़ोन ख़रीदा था हमने। और जियो के फ़ोन के साथ में ही वो सिम फ्री दे रहे थे, तो उसमें क्या था, फ्री डाटा मिल रहा था और फ्री कॉलिंग मिल रही थी। तो मैंने परचेज़ कर लिया वो। उस टाइम पे मैं टीचिंग कर रही थी एक स्कूल में, प्राइवेट। तो मेरी, जैसे ही मैं स्कूल में पहुंचती हूँ, तो मेरा जो स्टाफ था जो मेरा स्कूल में, वो सबसे पहले उनका क्या रिएक्शन था, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मैंने ना स्मार्टफोन ख़रीदा है। तो लोगों ने तो MI सुना था, रेडमी सुना था, और मार्केट में सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, इनके नाम सुने थे। तो अब लोगों को तो हैरानी होगी ना कि जियो का फ़ोन कौन सा नया मार्केट में आ गया भाई। तो उन लोगों ने ना मुझसे, पता है क्या कहा था, उनका एक ही रिएक्शन था, ये फ़ोन लिया तूने, जियो का फ़ोन, अरे कबाड़ा है, बेकार है, कुछ नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा, देखियो तू 4 दिन नहीं चला पाएगी, कबाड़े में बेचेगी इसको। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरा फ़ोन है, कबाड़ा रहने दो, मुझे चलाना है। आप लोगों के जो फीडबैक थे वो मुझे मिल गए, ठीक है, फ़ोन मैंने लिया है, पैसे मैंने खर्च किए हैं, चलाना मैंने है, तकलीफ आप लोगों को क्यों हो रही है, आपके पास तो बेटर फ़ोन है ना, आप लोग चलाइए, ऐश कीजिए आराम से। लेकिन मैंने उनको इसके साथ साथ एक बात और बोली थी, मैंने कहा ये मैं लिखित में आप लोगों को दे सकती हूँ कि एक दिन ना आप भी ये जियो को यूज़ करेंगे, और जियो की सिम को भी यूज़ करेंगे, और जियो के नाम को भी यूज़ करेंगे। और वो दिन देख लीजिए दोस्तों, कहीं दूर नहीं था, 1 साल बाद, 1 साल भी नहीं हुआ था मार्केट में, 1 साल के अंदर अंदर तो जियो ने पूरा धमाका मचा दिया था पूरी मार्केट के अंदर। और वही जब पूरा 1 साल हो गया था, उसके बाद से वो रिचार्ज वाला ऑप्शन आ गया था, वो जो अनलिमिटेड डाटा और वो कॉलिंग वो सब जो कुछ भी फ्री मिला था, वो ख़त्म कर दिया गया था। बट मैंने तो उसको यूटिलाइज़ किया ना, 1 साल के लिए मेरे लिए तो यूटिलाइज था ना, क्योंकि हम जो रिचार्ज कराते हैं, अब जो 399 का है, 499 का है, 555 का है, ये अगर कॉस्ट लगाई जाए 3 मंथ की रिचार्ज की भी, तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मैंने तो 1 साल कॉलिंग प्लस में डाटा, अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरा दिन, चाहे जितना नेट चलाओ, चाहे जितने वाईफाई कनेक्शन दो। जब मैं उस टाइम पे मेरे पास जियो की सिम थी, और मैं जब अपने ऑफिस में जाती थी, तो क्या होता था ना, मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग थे ना, सारे वाईफाई दियो, वाईफाई दियो, वाईफाई दियो, वाईफाई दियो, इस तरह से चिल्लाते थे, मतलब मुझसे ही सिर्फ वाईफाई मांगते थे, क्योंकि मेरे पास जियो की सिम थी, अनलिमिटेड डाटा था, और डाटा महंगा पड़ता था लोगों को, उस टाइम पे तो डाटा बहुत ज़्यादा महंगा था, अब फिर भी सस्ते हो गए थोड़े से जब से 4G आया है। बट पहले डाटा लोगों को बहुत महंगा लगता था, तो जब 3G मार्केट में था तो बहुत कम लोग इंटरनेट का यूज़ करते थे, और जब से मार्केट में 4G आया, तब से लोगों ने इंटरनेट का यूज़ करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। तो यही होता है कि जब मार्केट में कोई नई चीज़ आती है, तो उसका विरोध होता है, उसको लोग रिजेक्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसके रिजेक्शन से वो मार्केट से चीज़ें चली जाती हैं। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लोग नहीं टिक पाते, मार्केट से रिजेक्शन नहीं झेल पाते हैं,
वो चले जाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रिजेक्शन झेलने के बाद भी अपनी जगह बना लेते हैं, जैसे कि जियो ने बनाई। एयरटेल तो पहले से था, बट जियो ने एयरटेल को भी टक्कर दे दी एक टाइम पे। तो जितना जियो का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आज के टाइम में है, उतना किसी का नहीं है। अब एयरटेल भी उसको टक्कर देने पे रहता है। और आप लोग देख ही रहे हैं वोडाफोन आइडिया कहाँ है, आज तक गायब है। उनका कनेक्शन लोगों के पास बहुत ही कम मिलेगा, बहुत कम लोग उसका नेटवर्क यूज़ करते हैं, आइडिया एंड वोडाफोन। और बीएसएनएल तो हमारा पता ही है, वो तो गवर्नमेंट है, तो उसका तो यूज़ ज़्यादातर लोग उन इलाकों में करते हैं या फिर उन एरियाज़ में करते हैं लोग नेटवर्क के लिए, जहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होती है। तो बीएसएनएल जो है हमारा, वो हर जगह की रेंज देता है, तो इसलिए वो लोग एक एडिशनल सिम रखते हैं बीएसएनएल की, सिर्फ कॉल्स वगैरह के लिए, नेटवर्क वगैरह के लिए, कि उनको कहीं पे जैसे किसी ऐसी जगह पे जंगल में है या फिर किसी बॉर्डर पे हैं या फिर कहीं ऐसी प्लेस पे हैं जहाँ पे नेटवर्क रेंज कम रहती है, वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। तो यही होता है कि जब मार्केट में नई चीज़ आती है तो इस तरह के लोगों की कमेंट्स होते हैं, बातें होती हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे ही आप ले सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं बताना चाहूँगी मेरी लाइफ का, कि नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग मैंने किया है, बट मैं सक्सेस नहीं हो पाई उसमें। कुछ रीजंस थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी थी और फैमिली सपोर्ट भी था, वो सॉरी फैमिली सपोर्ट भी नहीं था। मीन्स मैं फैमिली के अगेंस्ट जाके उसको कर रही थी। फील्ड वर्क होता है, क्योंकि 90% लड़कियां जो है वो इस वजह से फेल होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है, ट्रैवल नहीं कर सकते, वो नाइट में वो कहीं प्लान्स के लिए नहीं जा सकती। सिंगल वो किसी को कहीं पे भी जाके, मतलब सिंगल अकेली जाके वो किसी को भी नाइट में या फिर कहीं पे भी नाइट में ट्रैवल नहीं कर सकती, ज़्यादा से ज़्यादा इस सिंगल पर्सन को प्लान नहीं दे सकती, बिकॉज उनको उनकी एक पर्सनल प्रॉब्लम होती है। लाइक एक डर होता है जो हमारे समाज में लोगों ने बना रखा है लड़कियों के प्रति। कुछ जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं लड़कियों को, तो इसलिए हर लड़की के अंदर वो चीज़ अपने आप को लेके उस चीज़ को अनसिक्योरिटी होती है, अनसिक्योर फील करती है। एंड और उनका अनसिक्योर फील करना बेटर भी है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। तो यही रीज़न था मेरे साथ भी कि मैं अनसक्सेसफुल रही, क्योंकि जब भी मैं भी कहीं पे किसी को अगर अपना प्लान्स दे रही हूँ, या फिर सपोज़ मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ, या फिर मैं कुछ कर, तो अगर मैं अकेली गई हूँ, सिंगल गई हूँ, तो वहाँ पे क्या होता था ना, जैसे मैं सामने वाले को प्लान बता रही हूँ, सपोज़ मैंने पूरा प्लान बता रही हूँ उसको, बट उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका मैं उसको समझाना चाह रही हूँ कुछ और, बट उसका रिएक्शन कुछ और है। वो मतलब मुझे कुछ नेगेटिव व्यू से देखता, तो वहाँ पे ना कहीं अपने आप को ना अनसिक्योर फील करती थी मैं भी। तो यही रीज़न था, और मैंने इसी वजह से फिर छोड़ दिया था नेटवर्क मार्केटिंग को। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ना नेटवर्क मार्केटिंग में फ्यूचर नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा फ्यूचर भी है और सक्सेस भी है। जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेटर ब्राइट फ्यूचर है नेटवर्क मार्केटिंग में। आप लोग देख सकते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सोनू शर्मा जी हैं, वो एक नेटवर्कर ही हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे AWPL कंपनी जिसको मैंने ज्वाइन कर रखा था, लास्ट कंपनी जो मेरी थी, उसमें से महिपाल सर हैं, महिपाल जी हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उसके। ठीक है, वो भी एक नेटवर्कर है और काफ़ी अच्छी उन्होंने अचीवमेंट है उनके, और काफ़ी लाइफ में उन्होंने अर्निंग भी की है। आज उनके पास सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी कोई बुरा बिजनेस नहीं है, कोई बेकार बिजनेस नहीं है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है, और जो कर सकते हैं उनके लिए एक ब्राइट फ्यूचर है। तो यही चीज़ें हैं कि हम लोग ना कहीं चीज़ों को, नेटवर्क मार्केटिंग की अभी भी मार्केट में कुछ लोग नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। लाइक लोग कहते हैं इसमें तो सिर्फ जोड़ने तोड़ने का काम है, दो जोड़ो, दो लाओ, दो दो बनाओ, पैसा कमाओ। बट ये चीज़ लोगों की थिंकिंग जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि लोगों को समझदारी नहीं है और पूरी नॉलेज नहीं है। जिस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं होती हम उसके बारे में ऐसी बातें करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज़ है कि वो लोगों को इतना समझ में आता है कि चेन सिस्टम है, लेकिन आपको पता है चेन तो हर जगह है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे फिर वो ऑनलाइन वर्क हो। जो आजकल लोग सोशल मीडिया के थ्रू या फिर ऑनलाइन वर्क करते हैं, वहाँ पे भी चेन बनती है एक तरह से, क्योंकि एक दूसरे के थ्रू लोग जुड़े होते हैं, तो चेन हर जगह है।
वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे डोर टू डोर बंदा जाके आपको प्लान देता है, प्लान प्रपोजल देता है आपको, उसके लिए पूरा आपको प्रोडक्ट बेस समझाता है, देन उसके बाद कोई उसके साथ में आता है। बस यही चीज़ होती है कि लोगों को वहाँ से वो थोड़ा सा उसमें नेगेटिव पॉइंट लगता है, और कोई रीज़न नहीं है। तो ऐसा ही है। और कुछ लोग जो हिम्मत वाले होते हैं और जो जुनूनी होते हैं, जिनके सपनों में जुनून होता है, जिनके सपनों में जुनून होता है, उनके पर में परिंदों की तरह उड़ने का गुरूर होता है। इसीलिए वो अपनी सफलता से पीछे नहीं हटते, इसीलिए वो अपनी सफलता से पीछे नहीं हटते, और मंजिल उनसे दूर नहीं, कदमों में उनके आके गिर जाती है। इसीलिए तो वो सक्सेस के महात्मा और सक्सेस के किंग कहलाते हैं। यही तो चीज़ है। अगर सफलता हर किसी को मिलेगी, सफलता अगर हर किसी को मिल जाएगी, तो फिर इस तरह से लोग जो और काम करते हैं, जॉब्स है और रेडी लगाने का काम है, मार्केट लगाते हैं लोग, रेडी लगाते हैं, कोई सब्जी बेचता है, कोई दूध बेचता है, कोई कुछ करता है, तो फिर कोई ये काम तो करने लायक रहेगा ही नहीं। अगर सभी लोग बिजनेसमैन बन जाएंगे, तो हर चीज़ में बैलेंस होना ज़रूरी है। तो समझ में आना चाहिए, अपनी अपनी सोच है। हर किसी को हर चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि जिसको जो चीज़ समझ में आती है वो उसी फील्ड में बेटर फील करता है और बेटर इनकम जनरेट करता है, या फिर उसका वहीं पे सेटलमेंट रहता है। तो ये चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम ज़बरदस्ती किसी के साथ ये कहें, या मैं ये नहीं कहना चाहती किसी को कि आप जाके नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए। मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए शेयर कर रही हूँ, और कुछ नहीं है। मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं है मैं ज़बरदस्ती किसी को ये कह रही हूँ नेटवर्क वर्क बन जाओ। हाँ, आप इतने बड़े नेटवर्क बन जाओगे तो आप इतने ज़्यादा कमा लोगे, आप ये लाखों कमाओगे, करोड़ों कमाओगे। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है लाइफ में हमारी, कि हम जो है अपने आप को जितना ज़्यादा एक जगह स्टेबल रखेंगे, मीन्स अगर हमने कोई चीज़ स्टार्ट की है, कोई वर्क स्टार्ट किया है, कोई काम स्टार्ट किया है, सपोज अगर हमने कोई, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो बिजनेस हो, उसमें स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती, वो लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि रीज़न ये होता है, वो लोग आज यहाँ कल वहाँ, 6 महीने यहाँ, 7 महीने वहाँ, 1 साल वहाँ, तो उनका क्या होता है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं हो पाता। उन्होंने 1 साल तो सपोज इस कंपनी को दे दिया, ठीक है। अब उन्होंने एक साल उस फील्ड में काम कर लिया, सपोज उस कंपनी में इंश्योरेंस का वर्क करता था वो पर्सन, और उसने 1 साल बाद वहाँ से रेजिग्नेशन लेटर देकर रिज़ाइन कर दिया, और वो गया फिर किसी प्रीपेड वोडाफोन या एयरटेल या किसी कंपनी के सिम कार्ड वाली कंपनी में एज अ सेल्समैन, ठीक है। वहाँ इंश्योरेंस सेल्समैन था, यहाँ प्रीपेड कनेक्शन बेच रहा है। तो वहाँ पे क्या है, जब वो वहाँ से वहाँ दोबारा जाएगा, तो उसको वो जो नई चीज़ उसने चेंज की है, जो उसने अपनी नई लाइन चेंज की है, तो उस लाइन को समझने में भी उसको टाइम लगेगा। बट जो इंश्योरेंस वाली लाइन थी, वो ऑलरेडी उस फील्ड में था, तो 1 साल से जब वो था, तो ऑलरेडी उसको वो पूरी नॉलेज मिल चुकी ना, उसने वो सारा चीज़ें सीख ली जो उससे रिलेटेड थी। तो जब 1 साल उसको वहाँ पे वो सारी चीज़ें सीखने में पूरा जब लग गया, और जब उसने सीख ली, तो उसने क्या किया, उसने प्लेस चेंज कर दी अपनी, मतलब कंपनी चेंज कर दी। और जब उसने कंपनी चेंज कर दी, तो उसको वही 1 साल फिर लगेगा उस मार्केट में जमने में, और उस प्रोडक्ट को समझने में जिसको उसने दोबारा से ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं अगर वो उस कंपनी में रहता, तो वो ज़्यादा वहाँ से ग्रोथ कर सकता था। हो सकता है उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाती, और हो सकता है कि वो उसकी पोस्ट जो डेजिग्नेशन थी वो भी इंक्रीज हो जाती। बट उस कंपनी में गया है, तो अब वो दोबारा से स्टार्ट करेगा, सारी चीज़ें नए सिरे से सीखेगा, नए सिरे से स्टार्ट करेगा, बेसिक से, बैक टू बेसिक, मतलब वो फिर से वहीं पहुंच गया बेसिक पे। तो वो बेसिक से फिर स्टार्ट करेगा, तो उसको वही टाइम फिर लगना है। तो यही चीज़ होती है कि स्टेबिलिटी इसलिए ज़रूरी है, ताकि हम, और अगर वो उसी जगह पे रहता, तो कुछ और नया सीख लेता इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में।
और कुछ नया और बताता लोगों को, कुछ और नया बेचने की कोशिश करता। बट वो तो वहाँ पे सेटल होने के लिए दोबारा दूसरी जगह चला गया। अब वहाँ पे भी वो सेटल होगा नहीं होगा इसका भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जो लोग स्टेबल नहीं होते उनका माइंड का कोई पता नहीं होता। क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ मेरी ऐसी फ्रेंड्स भी थी जो 6 मंथ में जॉब चेंज करती थी। वो बोलती थी कि यार एक जगह ना पक जाते काम कर करके, यार बोर हो जाते एक स्टाफ के साथ रह रह के, एक बॉस को झेलते झेलते ना पागल हो जाते हैं। मीन्स उनका क्या था कि आज 6 महीने वही इस कंपनी को दे दिए हमने, फिर 6 महीने उस कंपनी को। और एक इंसिडेंट तो ऐसा भी था, मेरी एक फ्रेंड थी, वो इंटरव्यू के लिए गई थी, ठीक है, कीर्ति नगर में एक ऑफिस है, ठीक है, तो SBI क्रेडिट कार्ड्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो उसका जी के साथ टाई अप है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है MNC, उसके साथ में टाई अप है। तो वो उसके साथ ही काम करती, पेरोल पे हम उसके थे। तो उसने क्या किया, उसने ना अपने रिज्यूम में ना 6 मंथ का एक्सपीरियंस हर जगह का मेंशन कर दिया। मतलब जितनी जगह उसने अभी तक वर्क किया था ना, उसने हर जगह का 6 मंथ का एक्सपीरियंस अपना शो कर रखा था रिज्यूमे में। तो मैंने उसको बोला, जब मैंने उसका रिज्यूमे देखा तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार एक बात बता मुझे, तूने ये जो रिज्यूमे है ये ऐसा क्यों बनवाया, कि ऐसा क्यों बनाया कि 6 मंथ का तूने एक्सपीरियंस शो कर रखा है हर जगह का। मैंने कहा ऐसे तो तुझे रिजेक्शन मिल जाएगा, फटाक से तू अंदर जाएगी, भाई बंदा देखेगा तेरे अंदर स्टेबिलिटी नहीं, वो तुझे क्यों रखेगा अपनी कंपनी में। कोई भी तुझे क्यों रखेगा जब तेरे अंदर स्टेबिलिटी नहीं। उसको तो पता है तू 4 दिन के लिए आई है, फिर तू 5वें दिन कहीं और चली जानी है, तो वो ऐसे बंदे को क्यों रखेगा। वो ऐसे बंदे को रखेगा जो उसको कंटिन्यूटी देगा और काम करके देगा, तो उसकी कंपनी को प्रोग्रेस मिलेगी। मैंने कहा तुझे ना ये नहीं करना चाहिए था। तो वो मुझे बोलती है कि तू ना अभी न्यू न्यू है, तुझे पता नहीं है। मैं ना ऑलरेडी ऐसे ही मैं तो जॉब लेती रहती हूँ और मैं सैलरी इंक्रीज करके लेती हूँ, ऐसे मेंशन करके अपना 6 मंथ का हर जगह का एक्सपीरियंस। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरी लाइफ और तेरा रिज्यूमे और तेरी जॉब, तुझे क्या करना है वो तू जानती है। वट जो भी था। पर हुआ क्या फिर, तो मैंने जैसे ही मैं अंदर गई, ठीक है, मेरा इंटरव्यू उससे पहले था, तो मैं अंदर गई तो जो भी क्वेरीज थी वो सारी मैंने क्लियर कर दी और मेरा सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद में मेरी एक सेकंड फ्रेंड और थी, वो गई, उसके बाद में 3rd नंबर पे वो गई। तो जो मेरी दूसरी फ्रेंड थी उसको भी रिजेक्शन मिला। पता नहीं कुछ रहा होगा रीज़न, मे भी हो सकता है कुछ जो क्वायरीज की गई होंगी उससे कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, उससे रिलेटेड अगर उसने जवाब नहीं दिया होगा तो उसको रिजेक्शन मिला। तो फिर जो वो लड़की थी जिसने 6 मंथ का रिज्यूमे में अपना मेंशन कर रखा था हर चीज़, अपना एक्सपीरियंस शो कर रखा था, तो उसको क्या था, उसने ना जैसी एंट्री ली और रिज्यूमे जैसी सर के पास पहुंचा, जो ऑनर थे वहाँ के, तो वो पंजाबी थे, काफ़ी वैसे खुश मिजाज इंसान थे। तो वो हंस के बोलते हैं, वो सीधा हंस के बोले कि एक बात बताइए आप मुझे कि ये रिज्यूमे इतना सजावट क्यों कर रखा है आपने, ये डेकोरेशन के साथ में, मतलब हर जगह 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ एक्सपीरियंस, रीज़न क्या है, क्या आपने एक साल को 2 जगह डिवाइड कर दिया है क्या। तो वो बोलती है नहीं सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, मैंने तो हर जगह 6 मंथ काम किया है, वही शो कर रखा है, बस मार्केट में जो मैंने किया वही मैं दिखा रही हूँ आपको। वो मुझे तो कई जगह का एक्सपीरियंस है, मैंने कई फील्ड में काम किया है। तो उन्होंने एक बात बोली कि मैम एक बात बताइए आप मुझे, अगर आप हर कंपनी को 6 मंथ दे रही हैं और हमें भी आप 6 मंथ दे के जाएंगे, तो 3 मंथ तो आपको हमारे यहाँ ट्रेनिंग में लग जाएंगे, पूरा प्रोडक्ट समझने में, कस्टमर डीलिंग में, कि किस तरह से कस्टमर को डील करते हैं, या फिर प्रोडक्ट के पूरे बेसिक पॉइंट क्या हैं, आपको प्रोडक्ट समझाना कैसे है, या फिर मीन्स आपको लोगों से कैसे बातचीत करनी है, लोगों को कैसे हैंडल करना होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को, बेसिक से बेसिक चीज़ों को सीखने में आपको लग जाएगा पूरा 3 मंथ। तो क्योंकि आपका जो है पुराना जो वर्क एक्सपीरियंस है उससे हमारा जो वर्क है या जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी लाइन है, वो भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिफरेंट चीज़ को समझने में तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। और हमारे यहाँ बेसिक से बेसिक 3 मंथ जो है बेसिक दिए जाते हैं हर किसी को, विदाउट टारगेट या फिर विदाउट किसी
रिस्ट्रिक्शन के या विदाउट विदाउट कोई मतलब कोई किसी चीज़ के लिए टोका टाकी नहीं होती है, या फिर कोई प्रेशराइज नहीं किया जाता है कि आप हमें इतना वर्क करके दो। तो 3 मंथ तो एटलीस्ट दिए जाते हैं हर न्यू पर्सन को। तो आप बताइए फिर हम आपको इस कंपनी में क्यों रखें, अपनी कंपनी में हम आपको क्यों रखें? आप एक रीज़न बता दीजिए तो मैं आपको यहाँ ज्वाइनिंग दे दूँगा। तो वो बोलती है कि सर आप मुझे कंपनी में इसलिए रखिए, मैं आपको काम करके दूँगी, और आपके यहाँ कैंडिडेट जो है वो कम है अभी, और आपको नीड है कैंडिडेट की, तो उसकी जगह पे जो भी कैंडिडेट कम है उसकी जगह पे आप मुझे रख लीजिए अभी। तो उन्होंने बोला कि आपको पता है जो एक सीट होती है हमारी, जो एक सेटअप होता है एक बंदे का पूरा, वो वॉकी फ़ोन वोन जो भी होता है लाइन वाला, वो सब लगा के, और पूरा जो एक सेटअप होता है, एक कैबिन दिया जाता है, तो उसका चेयर वगैरह का हर चीज़ का, चाय वगैरह जो भी टी वगैरह मिलती है ऑफिस में, तो ब्रेक टी, वो सब लगा के वो बोलता है कि पूरा का पूरा जो एक बंदे पे हमारा जो पूरा टोटल खर्चा होता है वो 30,000 का होता है। तो ये बताइए, जब हम आप पर अगर 30,000 खर्च करेंगे तो वो किसी बेस पे तो होना चाहिए। हमें तो कोई बेस ही नहीं नज़र आ रहा। अगर हमें ये बेस नज़र आता कि आप स्टेबल होके हमारी कंपनी को 2 से 3 साल अपना देंगे, और हमें कुछ हमारा जो है हमारा काम करके देंगी, तो हमें कुछ आपसे प्रॉफिट होगा, या फिर आप हमें कुछ ऐसा देंगे, हमारी कंपनी को ग्रोथ देंगी, तो मैं आपको ये जॉब दे सकता। तो यही चीज़ थी कि बंदी को रिजेक्शन मिल गया, और उसके बाद वो बाहर आ गई। और जब वो बाहर आई थी तो उसका फेस ना बहुत ज़्यादा डाउन हो रखा था, और आपको पता ही है वो सभी के साथ होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब अच्छा था, बट मैं एक बता रही हूँ कि उसका जो फेस था ना वो बिल्कुल एकदम लटका हुआ था, और मैं देख के समझ गई। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा हो गया सिलेक्शन? तो बोलती है हाँ, फिर बोलती है नहीं यार, वो पता नहीं थोड़ा सा ना मेरे रिज्यूमे की वजह से मुझे ना उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा दूसरी जगह ट्राई कर लेना। मैंने कहा होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब मैं उसको ये तो नहीं बोल सकती थी कि मैंने तुझे पहले ही बोला था, तेरा रिज्यूमे ऐसा था, क्योंकि अगर मैं उसको ये इस टाइप के वर्ड्स और बोलती या कुछ ऐसा बोलती तो उसको और ज़्यादा हर्ट होता। क्योंकि जब बंदा पहले से कहीं से थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है या परेशान होता है, तो उसको अगर हम इस तरह की कोई बात बोल देते हैं तो वो सारा गुस्सा वहाँ का ना मेरे पे निकाल के चली जाती है। तो मैंने वहाँ पे ये कुछ भी नहीं बोला उसको, सिर्फ इतना बोला भाई दूसरी जगह तू ट्राई कर लियो, अगर कुछ नहीं होगा तो मुझे बता दियो, मैं तुझे बता दूंगी कोई नई कंपनी, और काफ़ी सारी मेरे पास अभी मेल पे पड़े हुए हैं, काफ़ी पेंडिंग में, मुझे वहाँ से ऑफर्स थे, तो वहाँ पे चली जाके तू अपना इंटरव्यू दे सकती है मेरी जगह पे। अब मेरा तो सिलेक्शन यहाँ हो गया तो मैं तो यहीं करूँगी, मुझे तो उनके नेट्स है नहीं, तो तू जाके मेरी जगह पे कर सकती है। और मैं ऐसा करती थी कि मेरा क्या था ना, मैं सिर्फ क्या था, मेरी लाइन से रिलेटेड जो चीज़ मैं कर रही हूँ उसी से रिलेटेड मैं बेटर ढूंढती, सिर्फ मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे कहीं अगर सैलरी ज़्यादा मिलेगी, और नॉलेज तो मुझे मिल ही रही है और मेरी लाइन से रिलेटेड होगा, सैलरी ज़्यादा मिलेगी, कंपनी बेटर मिलेगी, तो मैं ट्राई करूँगी दूसरी जगह। क्योंकि बेटर हम ट्राई कर सकते हैं लाइफ में, हमें बेटर के लिए हमेशा ट्राई करता रहना चाहिए। ये नहीं कि एक जगह हम मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मैं स्टेबिलिटी मैंने बोला कि होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बट बेटर से बेटर भी ट्राई करते रहना चाहिए। अगर आपको आपकी लाइन से रिलेटेड जो आप कर रहे हो, आपको नॉलेज है, जिस चीज़ की आपको नॉलेज है उसी से रिलेटेड आपको बेटर ट्राई करना चाहिए। तो उस नॉलेज को आप और बेटर बना सकते हैं, और अपने नॉलेज को और ज़्यादा यूटिलाइज बना सकते हैं, उसको निखार सकते हैं, बाहर ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वो नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब हम किसी के साथ में कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, जब चाहे वो कोई बात हो, चाहे वो कोई मतलब नॉलेज हो, चाहे वो कोई वैसा ज्ञान हो, या फिर कोई चीज़ जिसके बारे में कुछ लोग ऐसा होता है ना कि जैसे खाने पीने से रिलेटेड भी होता है,
जैसे कोई टेस्ट है, जैसे कोई खाना है या डिश है जो मुझे बनानी आती है, सपोज़ मैं अगर लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं उससे लोगों को भी बेनिफिट्स मिलेगा। और होता है ना, कई लोग शेयर करते हैं अपनी डिशेज़ भी और अपना बनाने का स्टाइल भी, कि वो खाना कैसे बनाते हैं और क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे सब्जियां बनाते हैं, कौन सी सब्जी में क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, क्या नया फ्लेवर लेके आते हैं। तो उससे क्या होता है, लोगों को नॉलेज मिलती है और आपकी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। वो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं ना, जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को बोलते हैं, वो कंटिन्यूटी हमारे माइंड में ना हमेशा के लिए सेट हो जाती है, वो चीज़ ना हमारे माइंड में सेट हो जाती है। क्योंकि जो हमारा मुंह से जो शब्द ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हैं और वही बाद में कानों में हमारे पड़ते हैं, और जो हमारे कानों में सबसे ज़्यादा शब्द पड़ते हैं वही हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं। और जो हमारे माइंड में एक बार सेट हो जाता है वो फिर कभी भी लाइफ टाइम के लिए नहीं निकलता है। तो चीज़ों को जितना ज़्यादा हम रिपीट करते हैं वो हमेशा के लिए हमारी हैबिट भी बन जाती है। तो इसीलिए कहते हैं रिपीटेशन इज़ द मदर ऑफ मेमोरी। रिपीटेशन इज़ द मदर ऑफ मेमोरी। जो रिपीटेशन है वही जो है मेमोरी की मदर है, ठीक है। तो वही उसको संभाल के रखती है। इसलिए रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, हर चीज़ के लिए रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है, और हम नया नया लाइफ में सीखते रहना चाहिए हमें। जितना ज़्यादा हम नया नया कुछ सीखते रहते हैं उतना ज़्यादा हम लाइफ में ग्रो करते हैं। क्योंकि वो इंसान लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं जो नया सीखने की कोशिश नहीं करते। सपोज़ अगर कोई कंपनी का कोई वर्कर है, उसको सिर्फ उसको बोल दिया कि उसके पियोन की नौकरी है सपोज़, और पियोन की नौकरी वो करता है। अगर वो पियोन की नौकरी के साथ साथ में कुछ और भी नया सीखेगा तो मे भी हो सकता है वो पियोन की नौकरी की जगह एक वहाँ एम्प्लॉय की नौकरी मिल जाए उसको, लाइक वर्कर की नौकरी मिल जाए जो उससे ऊपर पोस्ट पे काम करते हैं। तो यही एक गवर्नमेंट फील्ड में भी होता है और प्राइवेट फील्ड में भी होता है। गवर्नमेंट फील्ड में भी कुछ लोग जो होते हैं, क्या होता है उनके साथ में वो ट्राई क्या करते हैं, एक बार वो कर लेते हैं जब जॉब मिल जाती है उनको, तो चाहे वो 4th क्लास की जॉब हो, मीन्स वो तो सोचते हैं फिर लाइफ में कि भाई हमें तो जॉब मिल चुकी है, बस मैं अब इतने में ही खुश हूँ, सरकारी पैसा आएगा, आराम से बैठ के ऐसे से खाएंगे, अब क्या ज़रूरत है कुछ करने की। तो वो लोगों की थिंकिंग होती है। बट कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो क्या करते हैं, उनको अगर एक 4th क्लास की नौकरी मिल गई है, जॉब मिल गई है, उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं लाइफ में कुछ और भी ट्राई करते रहते हैं, नया सीखते रहते हैं और अपनी पोस्ट को अप करने की कोशिश करते हैं। वो पढ़ाई भी करते रहते हैं और नया सीखते रहते हैं, तो वो नई पोस्ट लेना चाहते हैं, नए डेजिग्नेशन लेना चाहते हैं। इसलिए वो कंटिन्यूटी रखते हैं अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ नया सीखने की, कुछ ना कुछ नया करने की। तो वो बेटर है। लाइफ में जितना ज़्यादा नया करेंगे, नया सीखेंगे, उतना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे। तो ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे एक चीज़ और बताऊंगी कि हमारे इंडिया में जो है लोगों की जो थॉट्स है वो नौकरी पे ज़्यादा रहती है, चाहे वो यूथ हो और चाहे वो ओल्ड जनरेशन हो। पता है उसका रीज़न क्या होता है कि वो नौकरी की, लोगों की जो एजुकेशन है, हम लोगों की वो एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि जो लोगों के थॉट्स है वो नौकरी से ज़्यादा आगे जाती नहीं है। रीज़न यही है, ठीक है। जो हमारे स्कूल्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो जो हमारे स्कूल्स और टीचर्स हैं वो हमेशा हमें ऐसी शिक्षा दी जाती है, हमें ऐसा, वहाँ हमें यही सिखाया जाता है हमेशा कि हमें इसलिए पढ़ाई करनी है कि हमें एक आईएएस ऑफिसर बनना है, हमें इसलिए पढ़ाई करनी है कि हमें एक गवर्नमेंट सर्विस पानी है। अगर हमें एक गवर्नमेंट सर्विस पानी है तो हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये पढ़ाई ऐसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे स्कूल के में, अपनी 10th 12th में मार्क्स ज़्यादा अच्छे होने चाहिए इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में हमें, अगर हमें साइंस की लाइन में जाना है, अगर हमें कुछ डॉक्टरी से रिलेटेड करना है तो हमें साइंस साइड सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, या हमें अकाउंट की लाइन से करना है तो बीकॉम करना पड़ेगा, और जो हमें 12th में है वो कॉमर्स साइड लेना पड़ेगा। तो एसेट्रा एसेट्रा इस टाइप की चीज़ें ही हमें स्कूल में सिखाई जाती है। हमारी जो एजुकेशन है वो ऐसी ही होती है बचपन से,
ठीक है। तो हम लोगों का जो माइंड है वो भी इसी तरह से सेट हो जाता है हमेशा, क्योंकि हमारे टीचर वही बोलते हैं हमेशा। लेकिन आपको पता है यूएसए में हर बंदा बिजनेसमैन क्यों होता है? रीज़न यही है। मैंने एक बुक में पढ़ा था, ठीक है। और जो हमारी जो बिल गेट्स, जिन्हें खूब यही बात के ऊपर कहा है कि रिच डैड पुअर डैड, जो एक बुक है बिल गेट्स की, तो उसमें क्या कहा है, उनके जो एक रिच डैड और पुअर डैड का मतलब यही है कि जो अमीर पिता थे उसके उनके जो बिल गेट्स के जो दोस्त के पापा थे, दोस्त के पिता थे, वो हमेशा कहा करते थे कि बिजनेस के बारे में बातें किया करते थे, वो बिजनेस के बारे में सिखाया करते थे शुरू से ही, मतलब फ्रॉम चाइल्डहुड। वो चाइल्डहुड से ही सिखाते थे, बचपन से ही सिखाते थे। तो बचपन से वहाँ पर बच्चों को बिजनेस सिखाया जाता है। वहाँ की जो स्कूल है, जो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इस बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें ही एजुकेट की जाती हैं, बच्चों को सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती है। जो वहाँ का कोर्स है, जो स्कूल का जो बच्चों का कोर्स होता है स्टडी का, उस कोर्स में जो स्टडी मटेरियल होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। बट यहाँ पे हमारे इंडिया में जो एजुकेशन है उसमें आपको बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें बहुत कम इंक्लूडेड मिलेंगी। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ करनी है या फिर आपको स्टडी करनी है तो आप आफ्टर 12th चूज़ कर सकते हैं, बट बिफोर 12th आपको बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें इंक्लूडेड नहीं मिलेंगी हमारे कोर्स में या बुक्स में। तो यही रीज़न है कि हमारे इंडिया में लोगों का जो माइंड सेट है, जो पीपल्स, जो उनके दिमाग में जो है वो सिर्फ नौकरी तक आता है, बिजनेस बहुत कम लोगों में आता है। मिडिल क्लास फैमिली में तो बिजनेस उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि बिजनेस के नाम से तो यहाँ के लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके पास पहले बहुत सारा पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। हाँ, होता है कि पैसे के बिना बिजनेस नहीं हो सकता, बट आजकल तो इतनी फैसिलिटी है कि आप लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन लोन भी मिलता है आपको, प्रॉपर्टी लोन भी मिलता है, होम लोन भी मिलता है। तो बिजनेस लोन क्यों नहीं ले सकते लोग प्रॉपर्टी के लिए लोन ले लेते हैं, कार लोन ले लेते हैं, होम लोन ले लेते हैं, हर चीज़ के लिए लोन ले लेते हैं। फिर बिजनेस लोन लेने से क्यों डरते हैं? अगर आप बिजनेस लोन लेते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी बेटर है और गवर्नमेंट के लिए भी बेटर होता है ना, क्योंकि जितने से ज़्यादा लोग बिजनेसमैन होंगे इंडिया में भी, उतना ज़्यादा हमारी कंट्री भी ग्रो करेगी, क्योंकि नए नए बिजनेस आइडियाज़ और नए नए बिजनेस जो हैं वो कंट्री को ग्रो की तरफ ले जाते हैं, डेवलपमेंट की तरफ ले जाते हैं। तो यही रीज़न है कि अमेरिका जो है, यूएसए जो है, वो बहुत ज़्यादा आगे है इंडिया से। रीज़न यही है कि वहाँ की जो थॉट्स है, जो थिंकिंग है, और जो वहाँ का जो स्टडी सेटअप है और जो वहाँ पे जो पढ़ाई का तरीका है वो यहाँ से डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए कोर्स के अंदर और स्टडी मटेरियल में, और जैसे जो हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, जो हमारे टीचर्स का जो कुछ जैसे पुराने वे में अभी भी टीचर्स पढ़ाते हैं, तो उस वे को थोड़ा सा चेंज होना चाहिए और टीचर्स को भी एडवांस्ड बनना चाहिए। जैसे कि अभी आ चुकी हैं बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी आ चुके हैं, जो नए नए एप्लीकेशन आ चुके हैं। वहाँ पे ऑनलाइन स्टडी चलती है, बट वहाँ पे ऑनलाइन स्टडी में भी यही सारी चीज़ें बेसिक दी हुई होती हैं, ठीक है। उनको भी थोड़ा सा ना इन चीज़ों को, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक से स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक सेटअप नहीं है, एक ऑफिस के लिए जगह नहीं है, या फिर आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो उस टाइम पे आप कैसे अपने बिजनेस के लिए, कई बार ऐसे होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती है कि लोगों का जो, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि लोगों के माइंड मतलब वीक हैं या फिर लोगों के माइंड में आइडियाज़ नहीं है। बहुत सारे आइडिया, बहुत क्रिएटिव बच्चे हैं, एक से एक क्रिएटिव मिल जाएंगे आपको। अगर हम ढूंढने चले तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मिलेंगे पीपल, एक से एक। अनपढ़ लोग भी बहुत क्रिएटिव मिल जाएंगे आपको। बस ये है कि उनके क्रिएशन को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, एक जगह नहीं मिल पाती। वो लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास शिक्षा नहीं है, ठीक है, और ऐसा होता भी है, उनके पास शिक्षा नहीं है
और तो वो बिना शिक्षा के, बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना डिग्रियों के वो कुछ नहीं कर सकते और उनका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है या उनको कोई वैल्यू नहीं देगा, तो वो वैल्यूएबल पीपल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें भी जो है थोड़ा सा इनके अंदर भी वो होना चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है, बेटर रहेगा हमारे लिए भी और हमारे देश के लिए भी, क्योंकि यूथ जनरेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करती है जब उसके पास अर्निंग का सोर्स होगा और उसके पास जब रोजगार होगा। बिना रोजगार के वो कुछ नहीं कर सकता। तो रोजगार भी बहुत ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट आगे आके कंट्रीब्यूशन देगी, अपना साथ देगी गवर्नमेंट और लोगों का थोड़ा हौसला बढ़ाएगी और चीज़ों में थोड़ा सा चेंजेस लेके आएंगे हमारी गवर्नमेंट, और जो जिन चीज़ों को कुछ कमियां हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेगी। मे भी हो सकता है, मुझे लगता हो, आप लोगों को नहीं लगता हो कि वो कमियां हैं। अगर आप लोगों को नहीं लगता तो शायद आपके लिए बेटर होगा, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कमियां हैं जिन चीज़ों को ठीक करना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग भी खड़े हो सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपका रिव्यू है या फिर जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। तो यही है कि बिजनेस और जॉब का फ़र्क, क्योंकि हम लोगों का जो स्टडी टाइप्स है या फिर जो हमारी जो मतलब कह सकते हैं हम, हमारा जो हमने जो भी पढ़ाई की है या फिर जो हमारा बचपन से जो स्कूल रहा है, टीचर्स रहे हैं, उनकी वजह से या फिर जो हमारा सिस्टम है उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग जो है वो जॉब के पास ही रहती है और जॉब के आसपास ही घूमती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि कुछ लोग हैं वो बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, फैमिली में पैसा भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है, उनको हर चीज़ है और वो बंदा बिजनेस करना चाहता है, बट उसके पेरेंट्स का एक ड्रीम है कि मेरे बेटे को मैं गवर्नमेंट सर्विस कराना चाहता हूँ। मतलब उसके फादर का या मदर का, किसी का भी उनका ड्रीम है कि वो अपने बेटे को गवर्नमेंट सर्विस कराना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटा उस पोस्ट पे हो। तो वहाँ कहीं ना कहीं फैमिली को ना बच्चे को समझना चाहिए कि उनके बच्चे की थॉट्स क्या है, वो क्या करना चाहता है। क्योंकि जब हम किसी को किसी रास्ते पर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं या धक्का मार के ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ी दूर तो जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं वो रास्ते में रुक जाएगा और वो वहाँ से वापस होने की कोशिश करेगा, तो वो गलत होता है। और जहाँ पे किसी के मन को शांति ना मिले और उसको दिल को सुकून ना मिले, तो वो काम करना भी बेकार होता है। तो पेरेंट्स को समझना चाहिए बच्चों को वो क्या करना चाहते हैं और सपोर्ट करना चाहिए। हो सकता है आपका बच्चा आपका और ज़्यादा नाम रोशन करके दे और आपको खुशी हो जब वो आपको बेहतर से बेहतर कुछ करके दिखाए अपनी लाइफ में। तो उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि आपका बच्चा करना क्या चाहता है, ये जानने की कोशिश कीजिए और हो सके तो उसे सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि वो जिस लाइन में जाना चाहता है वहाँ अपना सक्सेस ले ले ईज़िली। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए।